हेलो स्टूडेंट्स, अब हम सोशल साइंस का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। चैप्टर है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी के 3 प्रमुख परिमंडल हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। कौन कौन से 3 प्रमुख परिमंडल हैं? वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और इन तीनों ही परिमंडल के मिलने से निर्माण होता है एक और परिमंडल का, जिसको बोलते हैं जैवमंडल, है ना। वायुमंडल एटमॉस्फेयर, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर, स्थलमंडल लिथोस्फीयर एंड जैवमंडल बायोस्फीयर। जैव मतलब जीवों का मंडल। जहां ये तीनों मंडल मिलते हैं वहीं पर ये जैव मंडल मिलेगा। और इस हिसाब से हमारी जो पृथ्वी है वो एक अनोखा ग्रह है, क्योंकि अभी तक यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके बारे में हमको जानकारी है कि जहां पर जीवन है। और पृथ्वी पर जीवन होने के लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो यहां पर उपलब्ध हैं, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल के रूप में। जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। तो जलमंडल हमारे पास है। प्राणवायु ऑक्सीजन चाहिए, वो हमारे पास यहां है। और मिट्टी तो चाहिए ही भोजन उगाने के लिए, वो हमारे यहां पर स्थलमंडल के रूप में है। तो और भी जो भी आवश्यक चीजें चाहिए लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए, जीवन का अस्तित्व के लिए, वो सारे के सारी परिस्थितियां हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध हैं। इसलिए हमारे पृथ्वी पर जीवन है और हमारी पृथ्वी को एक अनोखा ग्रह कहा जाता है। तो हमारे पृथ्वी के ये 3 प्रमुख परिमंडल हो गए, वायुमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल। और 3 के रहने की वजह से ही चौथा मंडल होता है हमारे यहां पर, वो है जैवमंडल। अब हम लोग एक एक करके इन तीनों परिमंडलों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं वायुमंडल से। वायुमंडल, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। ये वायु का, हवा का वो घेरा है जो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ फैला हुआ है। वायुमंडल क्या है? वायु का, हवा का, एयर का वो घेरा जो हमारी पृथ्वी को चारों तरफ से घेरे हुए है, वही है वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। ये वायुमंडल क्या करता है? इस वायुमंडल के पहले कंपोजिशन को अगर समझे तो इस वायुमंडल में है 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड एंड 0.97% अदर गैसेस लाइक हीलियम, आर्गन, नियॉन एटसेट्रा। वो सब मिलकर के 0.9% है। अब यहां पर ये जो ऑक्सीजन है 21%, ही है प्राणवायु। प्राण के लिए जरूरी वायु, प्राणवायु। हम सभी ह्यूमन बींग्स सांस में क्या लेते हैं? ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, सबको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। सभी सांस में ऑक्सीजन लेते हैं। यहां तक कि जो प्लांट्स हैं उनको भी ऑक्सीजन चाहिए। बिना ऑक्सीजन के वो भी जिंदा नहीं रह सकते। उनके अंदर जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है, उसके लिए ऑक्सीजन मस्ट है। उनको भी ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए। इसके साथ साथ पेड़ पौधों को अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कैरी करने के लिए और खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए।
बिना कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं सकता। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है? फोटोसिंथेसिस में ये है वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों कंबाइन करके ही तो बनाते हैं ग्लूकोज C6H12O6। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके बनाते हैं ग्लूकोज। यही ग्लूकोज तो पेड़ पौधे का भोजन है। पर ये दोनों आपस में कंबाइन कब करते हैं? कंबाइन तभी करते हैं जब पेड़ की पत्तियों में क्या हो जी? क्लोरोफिल। पेड़ की पत्तियों में जब क्लोरोफिल हो और सनलाइट अवेलेबल हो, सूर्य का प्रकाश, तभी ये दोनों आपस में कंबाइन करके ग्लूकोज बनाते हैं। तो पेड़ पौधों को जिंदा रहने के लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि इसी से अपना भोजन बनाते हैं। और इस भोजन को पचाने के लिए, इसको पचा करके एनर्जी रिलीज करने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि उनको दोनों चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। और बाकी सभी एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए। अब प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स के रूप में नाइट्रोजन भी चाहिए। यानी कि जिंदा रहने के लिए, लाइफ को सरवाइव करने के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली सबको नाइट्रोजन की जरूरत है, सबको ऑक्सीजन की जरूरत है और सबको कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है, तभी लाइफ एग्जिस्ट करेगी। तो वायुमंडल के कंपोजिशन में सारी चीजें हैं, तो यानी कि लाइफ को एग्जिस्ट यहां पर तो होना पड़ेगा, और लाइफ एग्जिस्ट अर्थ पर है। तो वायुमंडल क्या है? लाइफ को एग्जिस्ट करने में सपोर्ट कर रहा है। वो आवश्यक जो गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमको प्रोवाइड कर रहा है। एक बात ये हो गई। दूसरा काम जो वायुमंडल ये करता है, वो सन से जो आने वाली हार्मफुल रेडिएशंस हैं, हानिकारक जो रेडिएशंस हैं, उन रेडिएशंस को या तो ये ऑब्जर्व कर लेता ऊपर ही ऊपर, या फिर ऊपर ही ऊपर से रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, अर्थ के सरफेस तक तो पहुंचने ही नहीं देता। और इसलिए अर्थ पर जो लाइफ है वो सेफ है। अदरवाइज अगर ये एटमॉस्फेयर नहीं होता तो सन से निकलने वाली सारी की सारी जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं, वो सीधा के सीधा अर्थ के सरफेस पर आती और फिर लाइफ बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो ये जो वायुमंडल है, प्रोटेक्टिव लेयर का भी काम कर रहा है, क्योंकि सन से आने वाले हार्मफुल रेडिएशंस को अपने ऊपर ही ऊपर से या तो रिफ्लेक्ट बैक कर दे रहा है या फिर ऑब्जर्व कर ले रहा है, अर्थ के सरफेस पर उसको पहुंचने नहीं दे रहा है। तो यहां पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो इस मायने में भी वायुमंडल हमारे इंपॉर्टेंस है। तीसरी जो चीज है वायुमंडल के लिए, यानी कि एटमॉस्फेयर के लिए, वो ये है कि अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता ही है, कंबल का। जिस तरह से हम कंबल ओढ़ते हैं ना, तो हम गर्म रहते हैं। सर्दी में जब ठंड से सिकुड़ते रहते हैं, ठिठुरते रहते हैं, तो हम कंबल ओढ़ते हैं। वो कंबल क्या करता है? हमको गर्म रखता है। उसी तरह जो एटमॉस्फेयर है वो धरती को गर्म रखता है, पृथ्वी को गर्म रखता है, अर्थ को। क्योंकि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है। ये क्या करते हैं? सनलाइट जो अर्थ के सरफेस पर आती है, वो पूरे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए सीधे अर्थ के सरफेस पर आती है। यानी कि ये है हमारी अर्थ, ये, और इसके ऊपर यहां तक मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर है। अब सन की जो रेज आती है, लाइट, तो डायरेक्टली सीधे एटमॉस्फेयर को चीरते हुए पहुंच गई अर्थ के सरफेस पर, जो हार्मफुल नहीं है। जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं वो तो यहीं से, यानी कि थोड़ा ही एटमॉस्फेयर में इन करती है, तब तक उनको एक ऐसा चीज मिलता है, अभी हम बताएंगे क्या चीज मिलता है, वो या तो उनको ऑब्जर्व कर लेता है या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, टकरा के वापस लौटा देता है, उनको अर्थ तक तो पहुंचने नहीं देता। पर जो हार्मफुल नहीं है वो रेडिएशंस तो अर्थ के सरफेस पर सीधा पहुंचती है, और जब अर्थ के सरफेस से टकराती है तो वो भी टकरा के वापस लौटती है। जैसे हम गेंद एक फेंकते हैं, सामने दीवार हो और गेंद एक फेंकते हैं, तो दीवार से टकरा के गेंद वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है। उसी तरह ये रेडिएशंस भी, सनलाइट भी टकराती है
तो अर्थ के सरफेस टकरा में तो रिफ्लेक्ट बैक होती है, टकरा के वापस लौटती है, तो ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। जब ये रिफ्लेक्ट बैक होती है ना, उस वक्त अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो अवेलेबल कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर वेपर है, वो दोनों मिल करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, सोख लेते हैं, और फिर उसको वापस एटमॉस्फेयर के बाहर फ्री स्पेस में जाने ही नहीं देते। सब सोख लेते, सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और उसको एब्जॉर्ब कर लेने से, सोख लेने की वजह से हमारा एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है जी, गर्म हो जाता है। और एटमॉस्फेयर के टच में अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस गर्म होता है, यानी कि धरती गर्म रहती है। कंबल भी ये काम करता है। जब हम कंबल ओढ़ के ठंडी में सोते हैं तो हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर से जो गर्मी निकलती है, उस गर्मी को वो बाहर नहीं जाने देता, रोक के रखता है। शरीर से गर्मी निकली, यहां तक गर्मी पहुंची, इसके ऊपर से कंबल है, ये घेर के रख लिया, उस हीट को बाहर ही नहीं जाने देता है। तो हीट को बाहर नहीं जाने देता तो क्या होता है, वो हीट हमारे बॉडी के टच में रहता है, तो हमको गर्मी महसूस होती है, हमारा बॉडी हॉट रहता है, हीट रहता है, तभी हम ठंड से बच पाते हैं। उसी तरह से ये एटमॉस्फेयर हुआ, आने तो दिया, सनलाइट को अंदर आने दिया, जो हार्मफुल नहीं है उस सनलाइट को अंदर आने दिया, पर जब वो टकरा के वापस लौटना चाहे तो उनको एब्जॉर्ब कर लिया, और ऑब्जर्व करने से खुद गर्म हो गया, और खुद के टच में अर्थ सरफेस अर्थ गर्म हो गई, और इस तरह से वो अर्थ को गर्म रखता है। यानी कि एटमॉस्फेयर इस अर्थ के लिए एक ब्लैंकेट का काम करता है। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो अर्थ क्या होती, जब बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती ना, सारा का सारा हीट तो लॉस हो जाता, सनलाइट आती, टकरा के वापस लौटती, थोड़ी देर के लिए हीटिंग करते, फिर टकरा के वापस लौटते। और जब अर्थ सनलाइट नहीं होती रात में, तब धरती बिल्कुल कोल्ड, ठंडी हो जाती एकदम। रात में बहुत ठंड और दिन में गर्म, और दिन में बहुत ज्यादा भी गर्म, क्योंकि अदर जो रेडिएशंस आते वो हीटिंग करते इसके सरफेस को। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्म, रात में बहुत ज्यादा ठंड, ऐसा सिचुएशन हो जाता, क्योंकि एटमॉस्फेयर नहीं रहने की वजह से ये जो हीट ऑब्जर्व हो रहा है और धरती गर्म रह रही है वो नहीं रहती। यानी कि सनलाइट का ऑपोजिट में भी हम गर्म है, गर्मी का एहसास करते, वो नहीं होता। और दिन में जब सनलाइट आती है तो साथ साथ सारे के सारे हार्मफुल रेडिएशंस भी आते हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, वो बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। तो इस वजह से यहां पर तो लाइफ ही नहीं एग्जिस्ट करती जी। और जो पहली वजह थी कि प्राणवायु ऑक्सीजन मिल रहा है लाइफ के लिए, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर भोजन बनाने के लिए काम है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वही हम खाते हैं या और सब जानवर खाते हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों जरूरी थे भोजन के लिए, सांस लेकर जिंदा रहने के लिए। तो वो गैसेस भी मिली, एटमॉस्फेयर नहीं होता तो ना ये गैसेस मिलती, ना अर्थ को कंबल मिलता, धरती रात में गर्म रहती, और ना ही दिन में सन के हार्मफुल रेडिएशन से ही धरती बचती। तो यहाँ पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती, नहीं एग्जिस्ट करती। तो एटमॉस्फेयर की वजह से यहाँ पर लाइफ है। अब हम आगे देखते हैं कि ये जो है हमारी अर्थ सरफेस है। जब हम लोग अर्थ पर रहते नीचे से देखते हैं तो फ्लैट ही तो नजर आती है ना। वैसे अर्थ का शेप कैसा है जी, गोलाकार है, साइड से देखते हैं तो अंडाकार है, ऊपर और नीचे से दिखते हैं तो संतरे का आकार का है। कुल मिलाकर के धरती का आकार कैसा है, अर्थ का गोलाकार है। लेकिन हम इस धरती पर रहते हैं, धरती बहुत बड़ी है तो हमको तो देखने में फ्लैट ही लगती है ना। तो हमने यहाँ पर एक फ्लैट सरफेस ही बनाया, ये है अर्थ सरफेस। और अर्थ के ऊपर यहां तक बहुत ऊंचाई तक एटमॉस्फेयर है, यानी कि एयर है, एटमॉस्फेयर है, बहुत ऊंचाई तक है, पूरा फैला हुआ है। अब इस एटमॉस्फेयर की खासियत हम देखें कि ये कितने सारे लेयर्स में बटा हुआ है। एक लेयर है जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल टच में है ना। एक लेयर जो है वो अर्थ सरफेस के बिल्कुल कहां है जी, टच में है। और जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल टच में उसको कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल। तो ये हो गया हमारा क्षोभ मंडल, है ना, ट्रोपोस्फियर इंग्लिश में कहते हैं
ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। और इस क्षोभ मंडल के ऊपर एक और लेयर है, दूसरा लेयर, इसको कहते हैं समताप मंडल। समताप मंडल, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर। अब इसके ऊपर एक और लेयर है, उसको कहते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल, ठीक है। मीजोस्फियर, इसके ऊपर एक और लेयर है, उसको कहते हैं तापमंडल। और इसके ऊपर एक और मंडल है, उसको कहते हैं बाह्य मंडल। एक्सोस्फियर, है ना। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल। 5 मंडलों में बंट गया ये, 1 2 3 4 और 5। हर मंडल की अलग अलग खासियत है। ये जो क्षोभ मंडल है, इस क्षोभ मंडल में पहले पूरे वायुमंडल की बात कर लेते हैं। पूरे वायुमंडल में हम जैसे जैसे और सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे एयर का जो प्रेशर है वो घटता चला जाता है। एयर प्रेशर, वायु दाब है, यानी कि वायु के द्वारा लगाया गया दाब। एयर प्रेशर यानी कि एयर के द्वारा लगाया गया प्रेशर, है ना। तो वो जो एयर प्रेशर है, जो वायु दाब है, वो जैसे जैसे हमारे सरफेस से ऊपर जाता है वैसे वैसे घटता जाता है। जाहिर सी बात है घटेगा। मान लीजिए हमारे सरफेस पर है, यहां पर 5 मंडलों में जितना वायु है, सबका दाब, सबका वजन न पड़ रहा है, पूरी हवा का वजन है यहां पर पड़ रहा है, तो यहां पर तो जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा हो गया, एयर प्रेशर। अब हम यहां पहुंच गए, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 ही मंडल में जितनी हवाएं हैं ना, उतना ही का ना बोझा पड़ रहा है, इसके ऊपर लोड पड़ रहा है। यानी कि यहां पर प्रेशर वहां से कम हुआ कि नहीं हुआ। यहां पहुंच गए तो इसके ऊपर 1 2 3 मंडल में जितनी हवाएं हैं उसका ही दाब इसके ऊपर पड़ रहा है, उसका ही प्रेशर पड़ रहा है, तो प्रेशर कम होगा। यहां पर पहुंच रहे हैं तो यहां पर 2 ही मंडल का, यहां पर और एयर प्रेशर कम हुआ, यहां पहुंचे थे कि और एयर प्रेशर कम हो जाएगा। यानी कि हम अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एयर प्रेशर घटता चला जाता है, वायु दाब घटता चला जाता है। दूसरी जो चीज है कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर जाते, एयर डेंसिटी घटती चली जाती है, हवा का जो घनत्व है वो घटती चली जाती है। यानी कि यहां पर हवा ज्यादा डेंस है, उसका घनत्व ज्यादा है ना। यहां पर उसके ऊपर जाएगा तो और घटेगा और घटेगा और घटेगा और घटेगा और घटते घटते गायब हो जाएगा। यानी कि उसका घनत्व जो है, एयर का जो डेंसिटी है, वो नीचे से ऊपर जाने पर घटती चली जाती है। एयर डेंसिटी, हवा का घनत्व, वो घटता ही चला जाता है। यानी कि यूं कहें ठेठ भाषा में तो यहां पर जो है हवा के कणों के बीच में रिक्त स्थान बहुत कम होता है। हवा के कण एक दूसरे के बहुत नजदीक 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 होते हैं। जैसे से ऊपर जाते हैं हवा के कणों के बीच की दूरी बढ़ती जाती है और 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 बढ़ती जाती है। नीचे हवा के कणों के बीच की दूरी बहुत बहुत कम है, जैसे से ऊपर जाते उनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है, यानी कि हवा की डेंसिटी घटती चली जाती है। यहां पर हवा ज्यादा डेंसर है, यानी कि सघन है, और यहां पर ऊपर जाने पर वो विरल होती चली जाती है। एक और चीज देखते हैं कि जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाती है, ऑक्सीजन कम होते चला जाता है। इसीलिए आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा कि जो भी लोग पहाड़ पर चढ़ने जाते, पर्वतारोही होते हैं, वो सारे लोग अपने पीठ पर ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, क्योंकि ऊपर जब हवा में ऑक्सीजन कम हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, तो सिलेंडर का कनेक्शन नाक से मुंह से कर लेते हैं और उसी की मदद से वो सांस लेते रहते हैं। आपने यह भी सुना होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो फ्री स्पेस में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, या फिर जो चांद पर लोग गए हुए थे, वो सब भी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं।
क्योंकि जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जा रहे हैं, जैसे जैसे हवा कम होती जाती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती चली जाती है, तो जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर जाते हैं एयर डेंसिटी कम होती चली जाती है। एयर डेंसिटी कम होने के साथ साथ क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होती चली जाती है, एयर प्रेशर भी कम होता चला जाता है। इसीलिए चूंकि ऊपर जाने पर एयर डेंसिटी कम हो रही है, एयर प्रेशर कम हो रहा है, तो बॉडी के ऊपर प्रेशर मेंटेन करने के लिए हमको प्रेशराइजेशन सूट पहनना पड़ता है, या फिर जिस एयरक्राफ्ट से जाते हैं उस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम लगाना पड़ता है, ताकि उसके अंदर वही एयर प्रेशर बना रहे जो कि अर्थ के सरफेस पर है 14.7 psi। अर्थ पर एक नॉर्मल जो एयर प्रेशर है वो है 14.7 psi। इस एयर प्रेशर पर हम सबसे अच्छी तरीके से सरवाइव करते हैं। जैसे जैसे एयर प्रेशर घटता चला जाता है, हमारे सर्वाइवल में प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो या तो एरोप्लेन्स जो है, एयरक्राफ्ट्स हैं, हाई एल्टीट्यूड पर उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, तो वहाँ पर एयर डेंसिटी कम है, एयर प्रेशर कम है। उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए उसके अंदर प्रेशराइजेशन सिस्टम लगाया जाता है, ताकि हवाई जहाज के अंदर एक नॉर्मल एयर प्रेशर बिल्डअप करके रखा जाए, जिसमें सारे पैसेंजर्स आसानी से कंफर्टेबली बैठ करके जाएं और सांस लेने में भी उनको तकलीफ नहीं हो एयर प्रेशराइजेशन की वजह से, क्योंकि ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। लेकिन और ज्यादा ऊपर जाना है तो उसमें प्रेशराइजेशन सिस्टम काम नहीं करता रॉकेट्स वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है कि प्रेशराइजेशन के साथ साथ प्रेशर सूट भी, एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल तरह का खास तरह का सूट पहन करके जाते हैं, जिसको कि प्रेशर सूट बोला जाता है। तो वो सूट भी पहनते तभी जाकर के बॉडी के ऊपर जो प्रेशर है वो नॉर्मल मेंटेन रहता है और सर्वाइव करते हैं। और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन तो नहीं होता, तो वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर गए, एयर प्रेशर घटता चला गया और एयर डेंसिटी घटती चली गई, ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली गई। अब हम आते हैं सभी मंडलों के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं। क्षोभ मंडल की अगर हम बात करते हैं तो ये वो मंडल है जिस मंडल में जैसे जैसे हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे इसका जो टेम्परेचर है वो घटता चला जाता है। और टेम्परेचर घटने का जो रेट होता है वो होता है 1000 फीट ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, यानी कि लगभग 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। ऑलमोस्ट 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट, यानी कि 1000 फीट की ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर लगभग 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। तो अर्थ के सरफेस हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं इस क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फीयर में, वैसे वैसे टेम्परेचर घटता चला जाता है। और एयर प्रेशर तो घट ही रहा था, टेम्परेचर भी घट रहा है, एयर डेंसिटी भी घट रही है, यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा भी घट रही है। इस वजह से जितनी भी नौटंकी बाजी होती है मौसम संबंधी, जलवायु संबंधी, वो इसी क्षोभ मंडल में होती है। आंधी भी चलती है तो क्षोभ मंडल में, बादल बनते हैं क्षोभ मंडल में, बारिश होती है क्षोभ मंडल में, ओले पड़ते हैं क्षोभ मंडल में, बिजली चमकती है क्षोभ मंडल में, बादल गरजते हैं क्षोभ मंडल में। ये सब कुछ इस क्षोभ मंडल में ही होता है। सारे के सारे मौसम संबंधी जो बदलाव होते हैं वो इस क्षोभ मंडल में होते हैं। कारण यही है यहां पर सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे जैसे क्षोभ मंडल में हम सरफेस ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जा रहा है। किस रेट से? 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट लगभग। और एयर डेंसिटी घटती चली जा रही है, एयर प्रेशर घटता चला जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जा रही है। इन सभी के कारणों की वजह से यहां पर इस क्षोभ मंडल में तरह तरह के जो जलवायु संबंधी बदलाव होते हैं, मौसम संबंधी जो बदलाव होते रहते हैं। और ये सब कुछ यहीं देखने के लिए मिलता है। आंधी, तूफान, ओले पड़ना यानी कि पत्थर गिरना जो आप कहते हो, या हिमपात, बर्फ का गिरना, बिजली गिरना, बिजली का चमकना, बादल का गरजना, थंडरिंग वगैरह, ये सारी चीजें जो है, आंधी है, तूफान है ना, ये सब के सब इस क्षोभ मंडल में ही होते हैं। पर यही वो मंडल है जो अर्थ के सबसे नजदीकी है। तो इस वजह से ये जितने भी चेंजेस होते हैं, वेदर कंडीशंस होते हैं, उन सब का प्रभाव हमारी लाइफ पर पड़ता है। यही साथ के सब जो भी लाइफ है उस पर उसका असर
पड़ता है। यहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी कि जहां पर क्षोभ मंडल खत्म होता है और जहां से समताप मंडल शुरू होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर लगभग -57 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और ये जो एवरेज हाइट है, इस क्षोभ मंडल की जो एवरेज हाइट है वो है 36,000 फीट औसत। कहीं कम है, जैसे पोल्स पे सिर्फ 18,000 फीट ही है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है। सब मिलाकर के जो औसत निकाला गया, एवरेज निकाला गया है, तो इस क्षोभ मंडल की एवरेज जो हाइट है वो 36,000 फीट, 36,000 फीट है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते टेम्परेचर लगभग -57 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। और यही कारण है कि जो एरोप्लेन्स हाई अल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं, उनके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए भी सिस्टम लगाया जाता है। यानी कि जो रूम टेम्परेचर जिस पर कंफर्टेबली इंसान रह सकता है, वो वाला कंफर्टेबल सिस्टम उसके अंदर लगाया जाता है। यानी कि एरोप्लेन के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाया जाता है, जो कंफर्टेबल टेम्परेचर को भी बना करके रखे, उसमें पैसेंजर्स कंफर्टेबली रह सकें। अदरवाइज 40,000, 45,000, 50,000 फीट की ऊंचाई पर जो हवाई जहाज उड़ रहे हैं, वहां पर टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस है, वहां लोग कैसे सरवाइव करेंगे? नहीं कर सकते ना, इसलिए हवाई जहाज के अंदर वो सिस्टम भी लगाया जाता है। अब ये जो समताप मंडल है, इसको देखते हैं। नाम ही है समताप। सम माने बराबर, ताप माने गर्मी। यानी कि वो मंडल है जिस मंडल में तापमान एक समान बना रहता है, एक बराबर बना रहता है, और वो टेम्परेचर है -57 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इस पूरे स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, -57 डिग्री सेल्सियस रहता है। और चूंकि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट रहता है, इसीलिए यहां पर कोई वेदर कंडीशन होता ही नहीं। ना तो यहां कभी आंधी चलती है, ना कभी तूफान, ना कभी बादल बनते हैं, ना बारिश होती है, ना ओलावृष्टि होती है, यानी कि ना ही पत्थर के टुकड़े ऊपर से गिरते हैं, ना बर्फबारी होती है, स्नोफॉल भी यहां पर नहीं होता, और ना ही थंडरिंग होती है, ना ही लाइटनिंग स्ट्राइक होती है। यानी कि ना तो बादल गरजते, ना बिजली चमकती, ना बिजली गिरती है। ऐसी कोई भी मौसम संबंधी जो बदलाव है, जलवायु संबंधी जो बदलाव हैं, वो इस पूरे समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फीयर में बिल्कुल भी नहीं होता है। कारण एक ही है कि टेम्परेचर यहां पर कांस्टेंट है, फिक्स है। टेम्परेचर ना घटता है ना बढ़ता है। और यही कारण है कि जो हमारी ओवरसीज फ्लाइट होती है, विदेशों की जो यात्रा होती है हवाई जहाज से, जो लंबी दूरी वाले एयर जर्नी होती है, उसमें सारे के सारे हवाई जहाज स्ट्रेटोस्फीयर में, समताप मंडल में ही उड़ते हैं, क्षोभ मंडल छोड़ देते हैं। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते ही जल्दी वो भाग करके जाते हैं इसी में, स्ट्रेटोस्फीयर में। यानी कि लगभग 36,000 फीट तक ये ऊंचाई है, तो वो 40,000, 45,000, 50,000 फीट तक ऊंचाई पर जा करके उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। किसी भी तरह का कोई वेदर कंडीशन यहाँ पर एराइज ही नहीं होता, कोई वेदर चेंजेस नहीं होगा, तो एयर क्रैश जो होता है उसकी संभावना बिल्कुल खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो क्षोभ मंडल में ही रहते, कहां पर किस तरह का कब मौसम बदल जाएगा इसका कोई अंदाजा नहीं, और एयर स्ट्राइक हो जाएगा, एयर क्रैश हो जाएगा, और सारे के सारे पैसेंजर्स और फ्लाइंग क्रू सब बेचारे बेमौत मारे जाएंगे। तो सेफ्टी के लिए वो चले जाते हैं समताप मंडल में। लेकिन जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होती है उसमें उनकी मजबूरी है, इतनी जल्दी वो उतना हाइट जाकर के फिर नीचे आ नहीं सकते, इसलिए शॉर्ट डिस्टेंस की जो जर्नी उसमें क्षोभ मंडल में हवाई जहाज फ्लाई करते हैं। तो उसके लिए वो क्या करते हैं कि वेदर रिपोर्ट को हमेशा ध्यान में रखते हैं, और वेदर रिपोर्ट के अनुसार ही वो एक्शन लेते हैं कि जहाज टेक ऑफ करें या ना करें, लैंड करें या ना करें, और सुटेबली वो मैन्यूवरिंग भी कर लेते हैं। ये चीज हो गया। यहां जहां पर ये समताप मंडल खत्म होने वाला होता है, इसी का ये जो ऊपरी परत है, यहां पर समताप मंडल का, स्ट्रेटोस्फीयर का ये जो ऊपरी परत है, इसी ऊपरी परत में एक गैस पाई जाती है, वो है ओजोन, O3, है ना। यानी कि जब ऑक्सीजन के 2 एटम मिल जाते हैं तो बनता है O2, और ये है प्राणवायु।
जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है रेस्पिरेशन के लिए। लेकिन जब ऐसे 3 एटम मिल गए, वो प्लस ओ तो बन गया O3, इसी को कहते हैं ओजोन। और ये ओजोन लोअर लेवल पर पॉइजनस होता है, ये हमारी जान ले लेगा। अगर अर्थ के सरफेस के नजदीक है तो हमारी जान ले लेगा, ये लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देगा, लाइफ को खत्म कर देगा ओजोन। लेकिन यही ओजोन जब यहां है स्ट्रेटोस्फीयर के समताप मंडल के ऊपरी परत में, सबसे ऊपरी लेयर में है, तो यहां पर ये हमारे लिए अब जीवनदायिनी हो गया। जो यहां पर जीवन लेने वाला था, मार देने वाला था, वहां पर ये जीवन देने वाला बन गया। वो कैसे जीवन देने वाला बन गया कि सन से जो भी हार्मफुल रेडिएशंस आती हैं, खतरनाक विकिरण जो आती है, उनको यही ओजोन या तो सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, यानी कि वापस स्पेस में, अंतरिक्ष में भेज देता है। उसको टकरा करके अंतरिक्ष में वापस लौटा देता है, भेज देता है, रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। लेकिन उसको अर्थ के सरफेस तक तो आने ही नहीं देता, इसीलिए हम यहां पर सेफ हैं। तो वहां रहते ये ओजोन क्या क्या हमारे प्राण रक्षक ही है ना, तो यहां पर ये प्राण रक्षक हो गया, प्राण रक्षा का काम करता है ओजोन। पर यहां भी ये दुख की बात यह है कि इस ओजोन परत में, ओजोन लेयर में छेद होता चला जा रहा है, ये डिप्लीट कर रहा है। कैसे डिप्लीट कर रहा है? ये हमारी और ह्यूमन बीइंग की गलतियों की वजह से हो रहा है। जो भी हम लोग यहाँ से जैसे एयर कंडीशनर यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं हम अपने घरों में, एरोसॉल्स यूज करते हैं, उन सभी से एक गैस निकलती है, वो है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये CFC लाइटर गैस होने की वजह से सीधा उठ करके ऊपर जाती है, और जब ये ऊपर जाती है तो ओजोन के साथ रिएक्शन करती है, यानी कि CFC का रिएक्शन हो जाता है ओजोन के साथ, O3 के साथ, है ना। और रिएक्शन करने के बाद कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। इसमें जो कार्बन है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके या तो CO2 बना लेता है या फिर CO बना लेता है, और क्लोरीन और फ्लोरीन ये सारे अलग अलग हो जाते हैं। ये हेवियर गैसेस है, ये नीचे चले जाते हैं लोअर लेवल में, एटमॉस्फेयर के लोअर लेवल में चले जाते हैं। और जहां से ये गायब हो गया O3, वहां तो खाली हो गया ना, खोखला हो गया ना, तो छेद बन गया। इसी को कहते हैं ओजोन लेयर का डिप्लीट होना, डिप्लीशन में ओजोन लेयर, ओजोन परत में छेद होना। और ये हमारी वजह से, और कहां से रिलीज होता है? एयर कंडीशनर से, रेफ्रिजरेटर से, यानी कि आपके घर में जो फ्रिज है वहां से, और जितने भी एरोसॉल से, स्प्रे वाली चीजें आप यूज करते हैं ना, वहां से ये CFC निकलती है। और यही इसके लिए दुश्मन ओजोन लेयर को खत्म करने के लिए। अब उसी की वजह से सन की जो हार्मफुल रेडिएशन है वो अर्थ के सरफेस पे पहुंच रही है, और यहाँ पर बहुत तरह के नुकसान कर रही है। क्या क्या नुकसान होता है इस पर चर्चा हम लोग फिर हायर क्लासेस में करेंगे, या फिर इस क्लास में टाइम बचेगा तो हम स्पेशली आपको बताएंगे उसके बारे में। चलिए, इसके आगे ऊपर का जो है मीजोस्फीयर, इस मीजोस्फीयर में एक लेयर हमको बन के मिलता है, उसको कहते हैं, उस लेयर को कहते हैं आयोनोस्फीयर। यहां पर आयन्स ही आयन्स होते हैं, आयन, चार्ज पार्टिकल्स को कहा जाता है आयन्स, यानी कि जो पार्टिकल्स वो चार्ज्ड है ना, वो मिलते हैं। ये आयोनोस्फीयर क्या करता है कि यहां से जो रेडियो वेव्स जाती हैं, उन रेडियो वेव्स को वो टकरा करके वापस अर्थ के सरफेस पर भेजता है, तभी हम रेडियो प्रोग्राम्स सुन पाते हैं अपने रेडियो पर। अगर आयोनोस्फीयर नहीं हो तो रेडियो वेव्स वापस नहीं आएंगे अर्थ के सरफेस पर टकरा करके किसी चीज से, और फिर हम रेडियो का प्रोग्राम सुन नहीं सकते। रेडियो वेव्स रेडियो स्टेशन से, जहां पर रेडियो का प्रोग्राम चलता है, वहां से निकलती हैं और वो जाकर के आयोनोस्फीयर से टकरा करके पूरे धरती पर फैलते हैं। फिर हमारा रेडियो जो सेट है घर में हम रख के, उसका एंटीना उसको रिसीव करता है, और फिर हम रेडियो प्रोग्राम सुन पाते हैं। इस डिटेल को भी कभी हम लोग केवल रेडियो पर जब चर्चा करेंगे तब हम लोग उसमें जानेंगे कि आखिर रेडियो वर्क कैसे करता है, किस तरह से हम लोग उसमें प्रोग्राम सुन पाते हैं। तो आयोनोस्फीयर की मदद से वो काम होता है। तो यहां से क्या हो गया, समताप मंडल से में, यहां मंडल में टेम्परेचर लगातार घट रहा था बाई द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर 1000 फीट। यहां पर आकर के कांस्टेंट हो गया था, पूरे समताप मंडल में टेम्परेचर कितना, -57 डिग्री सेल्सियस। समताप मंडल के बाद से जब मध्य मंडल में पहुंचते हैं तो टेम्परेचर धीरे 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 बढ़ने लगता है,
यहां से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है और वो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते यहां तक तो लगभग नॉर्मल हो जाता है, यानी कि -57 से घट करके नॉर्मल में आना है, तो वहां तक वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जैसे इसके ऊपरी मंडल में तापमंडल में पहुंचते हैं, तापमंडल थर्मोस्फियर है ना, थर्मोस्फियर लिखना भूल गया था, चलो कोई बात नहीं अब लिख दिया। तो तापमंडल थर्मोस्फियर, थर्मो मतलब हीट, थर्मल होता है ना, हीट से रिलेटेड टर्म है, यानी कि हीट ताप, ये तापमंडल है। यहां पर आकर के टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि यहां से जो टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ समतापमंडल के बाद से स्ट्रेटोस्फीयर के बहुत लगातार बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, आगे बढ़ता ही चला जाएगा टेम्परेचर, है ना, धीरे धीरे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ बियरेबल हो जाएगा। तो यहां से बढ़ता बढ़ता तो मध्यमंडल में फिर भी वो बियरेबल है, क्योंकि धीरे धीरे टेम्परेचर है जो कि नॉर्मल हो रहा है, और यहां से वो बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, अनबियरेबल टेम्परेचर हो जाता है, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया तापमंडल, थर्मोस्फियर। और इसके बाद एक्सोस्फीयर, वायुमंडल, यानी कि वायुमंडल में पहुंच करके लगभग डेंसिटी एयर की बहुत बहुत कम, है ना, बहुत बहुत कम, टेम्परेचर बहुत बहुत हाई, ऑक्सीजन बिल्कुल नील, ऑक्सीजन मान के चलो वहां पर है ही नहीं, और सब कुछ खत्म। तो ये सारे ये हमारे एटमॉस्फेयर के ये 5 मंडल हो गए, 5 स्फीयर्स हो गए, और किसका इंपॉर्टेंस क्या है वो मैंने अभी आपको समझाया। अब जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इन 2 मंडलों पर चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा यहीं पर आ गई, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर पर। 2 मंडल हमारे पास और आ गए, जल मंडल और स्थल मंडल। इन दोनों परिमंडलों पर चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।